सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। देवभूमि में डेस्टिनेशन वेडिंग हब पर सियासी घमासान। यूकेडी ने सरकार पर बोला हमला, योजना पर उठाए सवाल। हल्द्वानी में जंगली जानवरों के आतंक से दहशत। टांडा रेंज में हाथी का आतंक, हमले में 2 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत। लक्सर प्रशासन का बड़ा अभियान, मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान। अंग्रेजी शराब की दुकान में ओवर रेटिंग पकड़ी गई। केदारनाथ यात्रा में फर्जी हेली टिकट बेचने वाले 3 आरोपित दोषी करार, 3-3 साल की कैद। उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बिजली लाइन को यूपीसीएल बोर्ड की मंजूरी, 45 करोड़ होंगे खर्च। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून नगर निगम की चतुर्थ बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने इस बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शहर के विकास और जनहित से जुड़ी योजनाओं की जानकारी साझा की। महापौर सौरभ थपलियाल ने बताया कि बोर्ड बैठक में सफाई कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब सफाई कर्मियों के मानदेय में 800 रुपए की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार और पब के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव भी पास हुआ है। महापौर ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन और शासन को पत्र लिखकर इन पर उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभिन्न जो हमारे पार्षदगण हैं उनके द्वारा अपने स्तर से प्रस्ताव दिए गए हैं, जो असमान संख्या में है। किन्हीं के 10 प्रस्ताव भी हैं, किन्हीं के 15 भी हैं, किन्हीं के 4 भी हैं। और कुल मिलाकर के अभी तक जो फर्स्ट राउंड ऑफ एजेंडा सर्कुलेट हुआ था उसमें कुल मिलाकर के 65 माननीय पार्षदगणों द्वारा प्रस्ताव थे, जिसमें से कि 6 प्रस्ताव हमारे अपने निगम के विभिन्न अनुभागों के भी हैं। उसके अलावा धारा 91 के भी प्रस्ताव हैं। अभी तक जिन विषयों पर चर्चा हुई है उनमें कुछ अच्छे नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं। उनमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई, अनुपालन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इस दौरान देखा गया देखिए बोर्ड बैठक हो रही है और हमेशा की तरह कई प्रस्ताव इसमें आए हैं, कई प्रस्ताव पास हुए हैं। जी सर, हुक्काबार और जो को लेकर काफी लंबी चर्चा रही सर, क्या कुछ आगे इसमें देखने हुक्काबार और पब के लिए प्रशासन से बात हुई है। प्रशासन को आगे, शासन को आगे लिखा जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर से अहम खबर, जहां लक्सर स्थित एक निजी टायर कंपनी में लंच के बाद एक साथ कई कर्मचारियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे हड़कंप मच गया। करीब 15 से अधिक कर्मचारियों को पेट दर्द, उल्टी, लूज मोशन और बुखार की शिकायत के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी को पेट में इन्फेक्शन की समस्या है और फिलहाल सभी की हालत स्थिर है। कंपनी प्रबंधन ने आशंका जताई कि खराब पेयजल की वजह से यह स्थिति बनी हो सकती है, जिसके चलते पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी मामले पर नजर बनाए हुए है। ऐसा सही होती तो फिर दिक्कत नहीं आ रही, इतनी जनता परेशान नहीं होती। अब जब ने पानी पिया उसकी कंडीशन खराब है, वहाँ तक के हेड भी परेशान है। जो वहाँ पे हेड है, जो जॉब करते हैं भाई, हमारे से ऊपर है, उनकी भी कंडीशन खराब है। जो सेक्टर इंचार्ज है वो खुद ही परेशान है। तो कहीं ना कहीं तो पानी की दिक्कत है ना भाई। पानी की सफाई नहीं हुई या कुछ भी ऐसा कुछ भी रीजन निकला, जिसने पानी पिया उसकी हालत खराब है भाई। लैट्रिन इतना बुरा हाल, लैट्रिन उल्टी 24 घंटे हुए। हाँ, दिक्कत ये है कि जो सप्लाई थी पीने का पानी था, जो उसमें कहीं ना कहीं टैंक में कुछ ऐसा पाया गया कि ध्यान नहीं दे पाए, तो उसके कारण जो पानी में बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ फैली, उसके कारण ही पेट में दर्द, उल्टी, दस्त नहीं लगे। हालत इतनी बेकार थी बेहिसाब। मैनेजमेंट भाई की फीस दी, देख दी, लेकिन क्या करा, कहाँ तक ढूंढूंगा। तो कल ड्यूटी गए थे, बीसी ड्यूटी था, तो ड्यूटी में गए थे तो उस बाद क्या हुआ कि चक्कर आने लगा, और चक्कर आने के बाद पेट दर्द करने लगा और लूज मोशन भी होने लगा। फिर शाम को रूम पे आए, उसके बाद थोड़ा दवाई ववाई खाए, तब से आराम नहीं हुआ। फिर आके भर्ती हो गए अग्रवाल में।
ये प्रॉब्लम सर 2-3 दिन से आया है, जो खास करके हम ही लोग डिपार्ट हैं जो पानी भेजते हैं, लेकिन अब पता न कहाँ से क्या परेशानी आ रही है। थोड़ी बहुत परेशानी आ गया, लोग लगे हैं एकदम जी जान से सब लगे हुए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। कानपुर के चंदपुरी और लक्सर के भिक्कमपुर सुल्तानपुर क्षेत्र में खनन माफिया पर बिना रोक टोक खनन करने का आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ये धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे किसान और ग्रामीण परेशान हैं। आरोप ये भी है कि खनन माफिया प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। हाँ, ये जो माइनिंग का चल रहा है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और पावरफुल लोग हैं। और कल रात को 9:30 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि खनन चल रहा है। मैंने तहसीलदार साहब को भेजा था जांच के लिए, लेकिन जो है वो 2 घंटे टहलते रहे और कोई भी न तो खनन वाला दिखाई दिया, न कोई वाहन दिखाई दिया, और वो खाली हाथ चले आए। तो हमें लगता है कि ये लोग काफ़ी संगठित तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए जो है प्लानिंग बनानी पड़ेगी और माइनिंग विभाग को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा और एक कमेटी गठित करके माइनिंग विभाग, रेवेन्यू विभाग और जो है फॉरेस्ट विभाग का एक जो है संयुक्त दल बना करके तब भेजना पड़ेगा, तभी कुछ सफलता मिलेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ क्षेत्र में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गोपनीय सूचना के आधार पर श्री बद्रीनाथ पुलिस और एंटी थेफ्ट स्क्वाड ने हनुमान चट्टी के पास कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को पकड़ लिया। जांच में सामने आया है कि गिरोह भीड़ में श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। एक शिकायत में आईडी, एटीएम और 10,000 रुपए चोरी होने का मामला भी दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 13 हाई एंड आपको बता दें एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 58,860 रुपए नकदी बरामद की है। दोनों वाहन भी सीज कर दिए हैं। 23 तारीख को एक सूचना थाना बद्रीनाथ पर प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनका 10,000 रुपये, आईडी, डीएल, पैन कार्ड चोरी हो गए हैं। पौड़ी गढ़वाल निवासी श्री नरेश चंद ने इस पे श्री बद्रीनाथ कोतवाली में मुकदमा भी पंजीकृत कराया। 303 सह धारा 2 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हमने इस पे टीमों को अपनी एक्टिवेट किया। हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक एक ओर विपक्ष के हंगामे के चलते सुर्खियों में रही, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में वर्ष 2026-27 की जिला योजना को मंजूरी भी दे दी गई। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस और बसपा विधायकों ने विरोध जताते हुए आपको बता दें बुकलेट फेंकी और नारेबाजी की, जबकि अंदर बैठक की कार्रवाई जारी रखी गई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार जनपद के लिए इस बार करीब 67 करोड़ 35 लाख रुपए की जिला योजना स्वीकृति की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में स्वरोजगार, कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य और अन्य रेखीय विभागों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही पहली बार प्राथमिक शिक्षा और नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है इसमें, ताकि विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके। आज जिला योजना की बैठक में वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के शासन द्वारा हरिद्वार जनपद में निर्धारित परिव्यय धनराशि 67 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपए पारित किया गया। वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में राशि 52 करोड़ 97 लाख 60 हजार, अनुसूचित जाति मद में धनराशि 14 करोड़ 4 लाख 50 हजार एवं अनुसूचित जनजाति मद में 33 लाख 50 हजार निर्धारित की गई। 2026-27 की जिला योजना समिति की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें सभी सम्मानित हमारे जो जिला योजना समिति के सदस्यगण उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और सभी के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे और जो विभागीय प्राथमिकताएं थी उसके ऐड करते हुए टोटल 67 करोड़ के आसपास की जिला योजना यहाँ पर आज प्रस्तुत की गई।
और सभी सदस्यों के द्वारा इसमें सहमति भी व्यक्त की गई है। इसके साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा आने वाली जो गर्मी है, साथ ही बरसात के टाइम पे जो जल भराव की समस्या है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि जिसके बिना किसी भी वाहन को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आरटीओ गुरुदेव सिंह के अनुसार रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और टनकपुर आरटीओ कार्यालयों से अब तक 101 ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वाहन की तकनीकी जांच, चालक का प्रशिक्षण और हिल एंडोर्समेंट के बाद ही ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। वर्तमान समय में चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इसके संबंध में जो है ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हल्द्वानी संभाग के कार्यालय हैं, टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, इन कार्यालयों से अब तक 101 ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। कोई भी व्यावसायिक वाहन जो चारधाम यात्रा पे जाता है उसके लिए ग्रीन कार्ड बनाया जाना कंपलसरी होता है। इसमें वाहनों का निरीक्षण करने के उपरांत और चालक का हिल एंडोर्समेंट होने के उपरांत वाहन को ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपको बता दें आज सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे, जहां नैनी रिट्रीट होटल में उनका स्वागत किया गया। स्वागत के बाद वे आपको बता दें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि ATI के लिए रवाना हुए, जहां पंचायत सशक्तिकरण और विकास, ग्रामीण विकास से जुड़े अहम बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान ओम बिरला ने उत्तराखंड की सराहना करते हुए कहा कि देवभूमि की ये धरती प्रकृति संरक्षण का संदेश पूरी दुनिया को दे रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ वन पंचायतें जनभागीदारी के जरिए जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। बिरला ने बताया कि उत्तराखंड में वन पंचायतें न केवल पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान निभा रही हैं, बल्कि रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के मॉडल के रूप में भी उभर रही हैं। उत्तराखंड की धरती देवभूमि और प्रकृति संरक्षण के अंदर दुनिया को संदेश देने वाले उत्तराखंड की धरती पर आज मुझे वन क्षेत्र के उन प्रहरियों जो जल, जंगल, जमीन को बचाने के संरक्षण का काम कर रहे हैं, उनसे संवाद करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की धरती पर वन पंचायतें किस तरीके से जन भागीदारी से वन क्षेत्र का संरक्षण, संवर्धन और वन क्षेत्र के द्वारा रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बनती जा रही है। आज दुनिया के अंदर वन क्षेत्र की औषधियों की मांग बढ़ रही है। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। खटीमा और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों द्वारा कथित रूप से किए जा रहे धर्मांतरण के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी है। कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस पर तत्काल लगाम लगाने की मांग की है। भीप और बजरंग दल का आरोप है कि क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य गांवों में ईसाई मिशनरियां सक्रिय हैं। खेतल, संडा, खाम, पचौरिया, गन्ना सेंटर, हलवाड़ी, सेजना, बड़ी बगुलिया, 22 पुल और भूड़ा किशनी जैसे इलाकों में गरीब और भोले भाले हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ईसाईकरण के उसमें भोले वाले गरीब हिंदुओं से षड्यंत्र करके धर्मांतरण के संबंध में है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि बीमारियों के नाम से हमारे जो थारू जनजाति के लोग हैं उनको भटकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, हम ये चीज़ कर देंगे, थोड़ा पैसे का लालच देके ये लोग हिंदुओं से उनको ईसाईकरण में ले जा रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि जो ईसाई बन गए हैं तो वो प्रॉपर बन जाएं, या तो और वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं और वो इधर भी SC/ST का लाभ ले रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कुछ अभी एक ज्ञापन लेके आए जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में
मिशनरीज द्वारा प्रलोभन देते हुए गरीब अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में कराया जाता है। अलग अलग जगह सभाएं होती है, तो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि ये बंद होना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना गैरकानूनी है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आपको बता दें अंडरपास का निर्माण कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रेलवे को 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह के बाद की तारीख तय की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के ग्राम हाथी खाल गोजाजाली निवासी पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें ग्राम गोजाजाली दक्षिण व हथियाल ग्राम सभा के बाशिंदों को हो रही परेशानियां बताई गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण कराकर संपार रेलवे क्रॉसिंग मार्ग बंद होने से आवागमन करना दुश्वार है, इसलिए रेलवे क्रॉसिंग से बरेली रोड पहुंचने के लिए पहले की तरह आवागमन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि 11 दिसंबर 2023 को अंडरपास निर्माण के लिए टेंडर भी स्वीकृत किया गया था, लेकिन अब तक काम आगे नहीं बढ़ा है। देखिए, रेलवे क्रॉसिंग में सबवे यानी जो अंडरपास बनाने का ये मामला था, जो कि ग्रामीण बहुत परेशान हैं। पिछले 1.5-2 साल से जब से फ्लाईओवर सामने बना है रेलवे क्रॉसिंग के, तो ग्रामीणों की यह समस्या थी जो माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई है कि आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है और छोटे से दूरी को पार करने के लिए उनको 9-10 किलोमीटर की यात्रा अनावश्यक रूप से करनी पड़ रही है। तो इसमें रेलवे से रिक्वेस्ट करी गई थी कि जो है वो सबवे जल्दी बनाया जाए और उसमें कई प्रत्यावेदन ग्रामीणों के द्वारा भी पूर्व में दिए गए थे। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अक्सर से, जहां पुलिस की बर्बरता के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ के नाम पर किसान सरजुन सैनी को बेवजह पीटा है। मामला बाड़ी टिप गांव का है। विशाल भागीरथी सैनी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम सैनी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण लक्सर कोतवाली पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर सुमित चौधरी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए गाँव के किसान सरजुन सैनी को उठाया था। आरोप है कि कोतवाली में पुलिस ने सरजुन सैनी से बर्बरता से पिटाई की। काम कर रहा था सर अपने, तो सर वहाँ पे कोई गोली गाली चली होगी, तो उसमें जो है पुलिस से इंक्वायरी पे आती है वहाँ पे। तो सर मुझे खेत में काम करते हुए वो आवाज़ लगा के बुलाती है, तो सर मैं आ जाता हूँ। तो मुझसे पूछते हैं भाई तूने कुछ देखा है यहाँ पे? सर मैं मना कर देता हूँ, जब मैंने कुछ देखा नहीं वहाँ पे, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। तो सर फिर पूछते हैं कि कुछ आवाज़ आई? मैंने कहा मुझे तो कुछ आवाज़ नहीं आई सर। तो सर मुझे जबरन गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। हम क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग आज यहाँ पर पहुँचे थे। बाड़ी टीप के जो रास्ते पर गोली चली थी, उसमें एक गरीब किसान रोड से 300 मीटर दूरी पर खेत में कार्य कर रहा था। जब वो किसान वहाँ खेत में कार्य कर रहा था, उसी टाइम पर वहाँ गोली चली। गोली चलने के बाद पुलिस उसको उठा के लाई और उसके साथ बर्बरता तरीके से मारपीट की, उसको काफ़ी चोटें आई। उसी पक्ष में आज हम लक्सर कोतवाल के एसओ साहब से मिले। एसओ साहब ने आश्वासन दिया कि जिन अधिकारियों के द्वारा ये अवान्य घटना की गई है, उन अधिकारियों को हम बुलाकर उनसे पूछताछ करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष से चलने वाली चारधाम यात्रा का आगाज 19 अप्रैल 2026 से एक बार फिर हो गया है। हर वर्ष चलने वाली इस चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आकर यात्रा को सफल बनाते हैं। न केवल भक्तों को बल्कि राज्य सरकार को भी इस चारधाम यात्रा का हर वर्ष इंतजार रहता है, क्योंकि यात्रा से न केवल श्रद्धालुओं को धार्मिक लाभ मिलता है, बल्कि राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में यात्रा की अहम भूमिका रहती है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में हर वर्ष चलने वाली चारधाम यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के जत्थे यात्रा के दौरान प्रदेश आगमन कर रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा पूरी जद्दोजहद की जा रही है कि आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के बीच किसी भी प्रकार की असुविधा न हो पाए। साथ ही कई बड़े दावे यात्रा के संबंध में सरकार भी करती नजर आ रही है, लेकिन सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच प्रदेश की राजनीति में विपक्ष यात्रा में व्यवस्थाओं की कमी को मुद्दा बनाकर सरकार पर कई सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा हरिद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की चारधाम यात्रा की तैयारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार के किए गए सभी इंतजाम जमीनी स्तर पर विफल हो रहे हैं। साथ ही बड़ी बड़ी बातें चारधाम यात्रा की सुविधाओं के लिए सरकार ने कही हैं।
लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। विपक्ष का मानना है कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की पहचान है, लेकिन सरकार इसकी गरिमा बनाए रखने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते सरकार को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की और धरातल पर कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा इससे गलत संदेश जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। धाम यात्रा चल रही है, शानदार तरीके से उसका आगाज हो रहा है। देखिए लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या हो रही है कि लोगों को रील बनानी पड़ रही है, और रील बना के कुछ लोग जो है इस सनातनी यात्रा को, जिसको पूरा दुनिया देखती है, पूरे दुनिया की आस्था श्रद्धा जहां बसती है, उस यात्रा को भी कुछ लोग राजनीति की भेंट चढ़ाने में कोई परहेज नहीं करते। मैं इस सदन से ऐसे लोगों से विनम्र रूप से कहना चाहता हूं कि आपको हमारा विरोध करना है करिए, सरकार का विरोध करना है करिए। आपको लगता है कि वहां के चार धाम जो हमारी बीकेटीसी है उसका विरोध करना है, करें, लेकिन इतने आगे मत निकल जाइए कि हमारा विरोध करते करते चार धाम यात्रा का ही विरोध शुरू कर दें। उसी में है वो तो सब है, महादेव का स्थल है वो हम सबका एक ऐसा आस्था श्रद्धा का स्थान है। हमको उसमें छोटी मोटी चीजें होंगी, इसलिए मैंने कहा, मुझे मीडिया के लोग कहीं पूछते हैं अध्यक्ष महोदय, तो मैं कभी उनसे ये नहीं कहता कि सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। मैं कहता हूँ हमने सारे प्रबंध करने का प्रयास संपन्न हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि यात्रा में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आज से हमारी टीमें और मुस्तैदी से काम कर रही हैं। जो सायंकाल की आरती होती है वो भी आज से प्रारंभ हो जाएगी और आम जनमानस को आरती का भी लाभ मिलेगा। हमारी टीमें हेलीपैड पर, ट्रैक रूट पर और पूरे शहर में जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति हो सकती है वहाँ पर सभी जगह लगी हुई हैं और हम लोग उसको कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ महीनों से बैठक का खेल खेल रही थी। सरकार केवल मीटिंग और निरीक्षण के नाम पर काम कर रही थी। 4 दिन के अंदर ही इनकी पूरी पोल खुल गई है कि किस तरह की अव्यवस्थाएं सामने। बेसिक फैसिलिटीज भी ये सरकार नहीं दे पा रही। शौचालय में पानी नहीं है, दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, हेल्थ फैसिलिटीज नदारद हैं। किसी की मृत्यु होती है, घंटों तक शव वहीं पड़ा रहता है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करे। जिस तरह से पहाड़ में गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तमाम चीजें महंगी हो गई हैं, व्यवस्था सुगम हो, यात्रा सुगम हो और सेफ हो। चार धाम यात्रा में असुविधाओं को मुद्दा बनाकर इस बार विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रदेश की राजनीति में आपसी बयानबाजियां देखने को मिलने लगी हैं। जहां एक और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, वहीं सत्तापक्ष विपक्ष की चिंता और सवालों को महज राजनीति करार कर रहा है। सत्तापक्ष का मानना है कि चार धाम यात्रा को नकारात्मक रूप से पेश नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव आने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है, जिसके कारण इस सबका असर प्रदेश की आर्थिकी में दिखाई दे सकता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि चार धाम में आने वाले भक्त व श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ यात्रा का आनंद ले सके और उसको सरकार बेहतर से बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार भ्रम की राजनीति करते हुए यात्रा की छवि को दूषित करने का काम कर रहा है। बेहतर यही है कि यदि वाकई में किसी प्रकार की कोई असुविधा है तो उस विषय को किसी भी रूप में सरकार तक पहुंचाना जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष की मंशा केवल राजनीति करने की दिशा में ही काम करने की रहती है। इस संबंध में आज से 1 महीने पहले हमें एक डिबेट हुआ था, किसी चैनल में पूछा गया था। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने ताल ठोक के कह रहे थे कि ऑल इज वेल, और हमने उनको उसी दिन बताया था कि ऑल इज नॉट वेल और नेवर वेल। हम नेवर वेल इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ खानापूर्ति करती है, कागजों में काम करती है, या हवा हवाई बात करती है, या जनता को बरगलाने का काम करती है, और उसके बाद जैसे ही कपाट खुले वो सब आपके सामने है, आप देख रहे हैं। अफरा तफरी है, न कहीं जनता के आवागमन की व्यवस्था है, न उनके शासन प्रशासन की सही व्यवस्था है। 2013 की आपदा जो थी वो प्राकृतिक आपदा थी, और प्राकृतिक आपदाएं किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं जो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि भार वहन क्षमता, लोड बेयरिंग कैपेसिटी पूरे यात्रा रूट के शहरों की, पूरे यात्रा रूट के चारों धामों की, चारों धामों के साथ तमाम वो तीर्थ स्थल जहां हर साल यात्री आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, इसमें जो ये लालच किया जाता है कि सबको जाने देंगे, कोई भी जाके दर्शन करे, जब तक ये अप्रोच रहेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, घटनाएं होंगी, दुर्घटनाएं भी होंगी। प्राकृतिक आपदा अलग बात है, लेकिन मनसा देवी में क्या हुआ था, वो प्राकृतिक आपदा थोड़ी थी,
कांग्रेस को संयुक्त रूप से हर वर्ष जाकर 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए और जाके माथा टेकना चाहिए, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए। केवल और केवल राजधानी में बैठकर आप आलोचनाएं करते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति को करते हैं, आप यात्रा सीजन में सरकार को और व्यवस्थाओं को बदनाम करने का काम करते हैं। आपके पास और कोई कार्य रह ही नहीं गया है। तो कांग्रेस की मानसिक स्थिति इतनी विकृत हो गई है, क्या कभी किसी कांग्रेसी नेता को इन 4 धाम यात्राओं में, हमारे पास बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, हेमकुंड साहिब है, कभी यात्रा करते हुए देखा किसी नेता को? 4 धाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि ये राज्य की प्रशासनिक क्षमता की भी परीक्षा है। हर साल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में व्यवस्थाओं को और अधिक आधुनिक और मजबूत बनाने की जरूरत है। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच इतनी बड़ी संख्या को संभालना आसान नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि बेहतर योजना और प्रबंध से हालात को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ।